नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के लिए 10th का मैथ हम लोग को जो 3 5 चल रहा था ना, उसका आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग का दूसरा सवाल तो हो चुका था और आज हम लोग उसका तीसरा सवाल लेके आए हैं। क्या लाए हैं? तीसरा सवाल लेके आए हैं कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म का प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब हम लोग का दो क्वेश्चन तक, जो 3 और 5 का दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका था, दूसरा तक। आज हम तीसरा लेके आए हैं, ठीक है। तो आज आप लोग को तीसरा क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। तो निम्नलिखित समीकरण के युग्म का प्रतिस्थापन और एवं वर्ज गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए और किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब कौन विधि आपको अच्छा लगता है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग को बता दिया गया था 3 में कैसे निकालना पड़ता है। तो बताया गया था कि कोई भी समीकरण में से x के चाहे y का मान निकाल के एक समीकरण में रखना पड़ता है, पुट करना पड़ता है, उसमें से आपको x या y का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिख लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि से लिख लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से लिख लेते हैं और उसके बाद इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से सवाल क्या बोल रहा है कि 8x और प्लस में 5y और बराबर में कितना दिया है? 9 दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो 8x, ठीक है, 8x बराबर 9 और ये प्लस में है तो उधर जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में 5y आ जाएगा, फिर है, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग यहाँ निकाल लिए कि 8x बराबर 9 माइनस 5y हो गया। अगर यहाँ से निकाले x का मान निकाले तो 8 गुणे x लिखा है, अगर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा कि 9 माइनस में 5y और ये 8 जो बट्टा में चला जाएगा, 8 यहाँ चला जाएगा। ये हम लोग का समीकरण कितना हो गया है? तो समीकरण हो चुका है 1। मतलब हम लोग x का मान निकालिए, x बराबर निकल गया कि 9 माइनस में 5y बट्टा में 8 हो गया, ठीक है। ये समीकरण निकल गया, एक समीकरण तो ये हो गया। और दूसरा समीकरण हम लोग का दिया है 3x प्लस में 2y। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लीजिए। तो समीकरण दूसरा क्या है कि 3x और प्लस में 2y और बराबर में कितना दिया है? 4 दिया है। तो ये हम लोग का समीकरण 2 है। क्या है? समीकरण 2 है। तो लिखेंगे, आप पता है कि आपको हम समीकरण 1 में से x का मान निकालिए और ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर मतलब समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान निकाले हैं ना, वो समीकरण 2 में रख दीजिए आप लोग। यहाँ देखते रहिएगा 3 और ये x के जगह पर जो ये 3 गुणे x लिखा है, तो x जगह पर क्या लेंगे? 9 माइनस में 5y और ये हो जाएगा हम लोग का 9 माइनस में 5y और बट्टा में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये प्लस में 2y है तो प्लस में 2y और बराबर कितना आ जाएगा? 4। 8 से 3 नहीं कटे, कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम लोग? इसको 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27। क्या कर लेंगे? 9 तिया 27, यहाँ पर 27 कर लेंगे, माइनस, फिर 3 से गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 5 तिया 15, माइनस में 15y और, ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा? 8 और प्लस में 2y और बराबर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पर नीचे में 1 है तो बट्टा को जोड़ कर देंगे तो 27 माइनस में 15y, ठीक है, 8 दूना 16 प्लस में 16y और बट्टा में 8 कर लेंगे और बराबर क्या कर लेंगे? 4, नीचा में 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 27 माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस प्लस क्या होता है? यहाँ देखिए y में y, दोनों y है तो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस प्लस माइनस होता है, 16y में से 15y गया तो प्लस में y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस में y। अब बट्टा में 8, यहाँ पर 4 और बट्टा में 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। आप लोग यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग यहाँ देख लीजिए कि 27 प्लस में y बराबर 4 बराबर में 4/1 है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखें तो क्या करते हैं आप? इसके बाद बराबर के उस पर, मतलब अगर बराबर आता है बीच में तो सामने सामने करता है तो नहीं कट सकता है, मतलब y लगा है तो क्या करेंगे? गुना का नहीं गुना, 8 को 4 से गुना, इससे इससे और इससे इससे गुना करना पड़ेगा। तो 27
और प्लस में y, ठीक है, और 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32, तो y बराबर कितना आ जाएगा 32, और ये प्लस में तो उधर जा जाएगा माइनस में 27, तो y बराबर कितना आ जाएगा 32 में घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो y का मान निकल गया हम लोग का 5, y का मान निकल गया हम लोग का 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखना है चाहे 2 में रखना रख सकते हैं, और जिससे हम लोग का x का मान निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि y का मान, यहाँ देखते रहिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x बराबर 9 माइनस में 5y, तो 5 गुने y, तो 5 y की जगह पे कितना देंगे 5 देंगे, और बट्टा में कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर 9 माइनस में 25 आ जाएगा, 5 गुने 5 कितना आ जाएगा 25, और बट्टा में आ जाएगा 8, 25 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 16 और बट्टा में 8, माइनस में 16 और बट्टा में कितना आ जाएगा 8, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान माइनस में 2, x बराबर कितना आ गया तो माइनस में 2 आ गया, ठीक है, x बराबर कितना आ गया तो माइनस में 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया माइनस में 2। तो हम लोग का मतलब यहाँ से निकाल रहे हैं y का मान 5 निकल गया और x का मान कितना निकल गया तो माइनस में 2 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए सवाल को, ठीक है, समझ आ गया सब आदमी को कैसे किए, एक बार और देख लीजिए आप लोग। पहला समीकरण हमको 8x प्लस में 5y बराबर 9 दिया था, तो 8x बराबर क्या हो गया 9, और ये प्लस है 5y तो उधर गया तो माइनस है 5y हो जाएगा, और x क्या x का मान निकालना था, तो 8 जो गुना में वो बट्टा में चला आता है, 9 माइनस से 5y बट्टा में 8 हो गया। फिर यहाँ पर समीकरण दूसरा था 3x प्लस में 2y बराबर 4 आ जाएगा। अब क्या करना है आप लोग को समझिए कि जो समीकरण x में से, जो समीकरण 1 में से जो x का मान निकाले हैं वो समीकरण 2 में रख दिए, तो वही लिखे हिंदी में कि समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण हमको 2 क्या था 3x प्लस में 2y बराबर 4, तो इसका मतलब x यहाँ पर 3 गुने x लिखा है, तो 3 गुने 9 माइनस 5y बट्टा में 8 हो जाएगा, और हम लोग क्या कर दिए गुना कर दिए 9 3 27 और 3 से गुना कर दिए 5 15 बट्टा में 8 और प्लस में 2y बराबर 4 आ जाएगा। 27 माइनस 15 हो गया, और 8 गुना 16 प्लस में 16 बराबर 4, और हम प्लस y के साथ प्लस माइनस कर दिए, 27 के 27 रख दिए, और माइनस प्लस माइनस होता है, 16 में से 15 प्लस 16 ज्यादा था तो प्लस y, और गुणा करने कर y का मान निकल गया, और y का मान समीकरण 1 में दिए तो x का मान कितना निकल गया माइनस में 2 निकल गया, ठीक है, चलिए समझ आ गया। तो हम लोग का x का मान कितना निकल गया 2, तो हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि सवाल को हल कर लिए। अब इसको हम लोग करना है क्या, तो वर्ज गुणनखंड विधि से करना है। आप लोग को वर्ज गुणनखंड विधि आप लोग को बता दिया जा रहा है, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो चुका है हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब वर्ज गुणनखंड विधि से सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कैसा इस सवाल को हम लोग हल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चलिए। आप वर्ज गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसका आंसर y का मान 5 आना चाहिए और x का मान माइनस में 2 आना चाहिए, इसी प्रकार से आएगा। आप मान लीजिए आप वर्ज गुणनखंड विधि बताए थे ना कि जो फार्मूला होता है x का फार्मूला होता है और y का फार्मूला, उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, चलिए इनको अब हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ तक हो चुका है। तो हम लोग का इसका माने प्रतिस्थापन विधि हो चुका है हम लोग का। अब चलेंगे इसका हम लोग विलोपन विधि, क्या चलेंगे आप विलोपन विधि चलेंगे, क्या चलेंगे विलोपन विधि चलेंगे, सॉरी विलोपन कहा गया, और वर्ज गुणनखंड, सॉरी वर्ज गुणनखंड भी चलेंगे। अब वर्ज गुणनखंड विधि में क्या होता है हम बताए थे आप लोगों को, इस समीकरण को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, क्या ठीक है, कि 3x और प्लस में 2y और बराबर में कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या बताए थे आप लोगों को, समीकरण जो एक है x के जो पीछे होगा वो a1 का मान होगा, a1 का मान 8 हो गया, ठीक है। फिर ये आधार या इसको रुक जाइए, पहले आप लोग क्या कीजिए, ये 9 को जो बराबर में 9 है ना इसको इधर कर लीजिए, 8x प्लस में 5y और बराबर का बाद 9 है ना, तो इसको इधर लाइए, तो माइनस में 9 बराबर 0, देखिए ये 9 को इस पर ले आए, 9 प्लस में था ना तो बराबर किस पर आए तो क्या हो जाएगा 9 के पीछे प्लस हो गया, तो मतलब 9 के पीछे इधर आए तो क्या होगा माइनस हो गया। तो a1 का मान x के पीछे क्या 8 है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 8, फिर b1 का मान कितना हो जाएगा 5, और फिर c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 9, c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 9। अब इस समीकरण में से आप ये समीकरण को थोड़ा ठीक करते हैं, 3x प्लस में 2y और ये माइनस में 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब x के पीछे तो a2 का मान कितना हो जाएगा 3, फिर b2 का मान कितना हो जाएगा 2, और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है सवाल को, ठीक है। आप वर्ज गुणनखंड की विधि को हम बताए थे, आप वर्ज गुणनखंड विधि बताए थे आप लोग को, वर्ज गुणनखंड विधि की फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, ठीक है, और वर्ज गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम लोग x का मान निकाले थे,
एक्स बराबर क्या निकाले बताए थे फॉर्मूला कि B1C2 माइनस में B2C1, ठीक है ये फॉर्मूला, और A1 इंटू B2 और माइनस में A2B1, ये फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। एक्स बराबर क्या होता है B1 इंटू C2 और माइनस में B2 इंटू C1, ये C1 लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग को अच्छा से ले देखिए क्योंकि आप लोग अच्छा समझ पाइएगा। तो A1 इंटू B2 माइनस में A2B1, अब जो सब मान आ रहा है उसको पुट करना हम लोग केवल पुट करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर B1 का मान कितना है, तो B1 का मान देखिए 5 है, तो 5 अगुने, और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान कितना, माइनस में 4, तो माइनस में 4 कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आप B2 का मान देख लीजिए, B2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 अगुना, और C1 का मान कितना है, तो C1 का मान देखिए कितना है, C1 का मान कितना है, तो माइनस में 9 है, ठीक है, और बट्टा हो गया, ठीक है। A1 का मान कितना, 8 गुना, B2 का मान कितना है, तो B2 का मान कितना है, 2 माइनस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हम लोग का 3 आया है, यहाँ पर 3 दे दीजिए, गुना B1 का मान क्या है, B1 का मान हम लोग कितना आया है, 8, यहाँ पर 8 कर लीजिए। अब x का निकालिए, तो 5 गुने 4, 5 गुने 4 माइनस में 20, और यहाँ माइनस 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 माइनस, ये देखिए माइनस में 9 और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 दूना 18 बट्टा 8 दूना 16 और माइनस में 8 तरीक 24, ठीक है। तो हम लोग का x का मान तो गलत आ रहा है, ठीक है, x का मान गलत आ रहा है। B1 इंटू C2, B1 का मान कितना था, तब 5, और C2 का मान कितना था, 4, माइनस में 4, सही है, ठीक है। और फिर B2 का मान कितना था, 2, C1 का मान कितना था, माइनस में 9, ठीक है, और A1 का मान कितना था, 8, और B2 का मान कितना था, तो 2, 8 गुणे 2, A2 का मान कितना था, तो A2 का मान हम लोग का था 3, और B1 का मान कितना था, 5, सॉरी यहाँ 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 5, यहाँ पर सॉरी A2 का मान कितना था, तो A2 का मान हम लोग का कितना था, तो A2 का मान 3, और B1 का मान हम लोग कितना था, तो 5 था, यहाँ पर 3 गुने 5, यहाँ 15, तो x बराबर, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ पर 2 और 16 में से 15 घटा 1, तो x का मान कितना आ गया, माइनस में 2, तो हम लोग का x का मान निकल गया, x का मान क्या निकल गया, x बराबर कितना आ गया, माइनस में 2। अब इसी प्रकार से हम लोग y का मान बैठाएंगे और y का निकालेंगे, तो y बराबर क्या होता है, y का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो बताए थे ना कि C1 A2 माइनस में C2 A1 और बट्टा में क्या बताए थे, A1 इंटू B2 और माइनस में A2 B1, क्लियर। चलिए अब इसको मान पुट करते हैं और इसका मान हम लोग इधर पुट कर लेते हैं, आप थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, सही तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो C1 का मान देखते हैं, C1 का मान आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए, गलती हो गया था ना थोड़ा सा, यहाँ पर स्टेप बाय C1 6 देखिए, C1 यहाँ पर माइनस में 9, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में 9 गुना, A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हम लोग का 3 दिया है, तो 9 गुना 3 माइनस, ठीक है, सॉरी हाँ A2, C2 का मान कितना है, तो C2 का मान में कितना है, तो माइनस में 4, तो माइनस में 4, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग रुकिए, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और इनको हम लोग एक काम कीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x का मान तो निकाल दिए हैं और y का मान निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो y का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो ये काम करते हैं ना, यही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग फिर कहिएगा सर x का मान कहाँ गया, y का मान कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो y बराबर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर स्पेस है, C1 का मान कितना है, तो C1 का मान यहाँ पर C1 का मान कितना है, 9, तो माइनस में 9 और गुना, और A2 का मान कितना है, तो A2 का मान कितना है हम लोग का 3 माइनस, और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान माइनस में 4, तो माइनस में 4 गुना, और यहाँ पर देख लीजिए A1 का मान कितना है, तो A1 का मान कितना 8 है, और बट्टा कर लीजिए, A1 का मान कितना है, तो 8 है, 8 गुना, B2 का मान कितना, तो B2 का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, माइनस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 कर लीजिए, गुना, और B1 का मान कितना है, तो B1 का मान कितना है, 5 है, यहाँ 5 कर लीजिए, ठीक है। आप चलते रहिए, A1 बराबर 9 तिया 27 माइनस में 27, माइनस माइनस प्लस, 8 चौका 32, ठीक है,
8 दूना 16 और माइनस में 15, तो y बराबर माइनस 27 से प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 32 में से 27 घटाएगा तो 5 आएगा और प्लस में 5 आएगा और 16 में से 15 आएगा तो 1, तो y का मान कितना आ गया 5, y का मान कितना आ गया 5। उसमें भी यही आ रहा था हम लोग का, x का मान आया हम लोग का कितना, तो माइनस में 2 और y का मान कितना आया, तो हम लोग का 5। आप बताइए, हम दोनों तरीका से निकाल लिए, ठीक है। और बताइए कि आपको कौन विधि अच्छा लगा, तो सर हमको तो आसान विधि यही लगा, लेकिन इसमें क्या करता है, मान को पुट करना पड़ता है, यह विधि अच्छा है, तो हम लोग लिख लेंगे किस विधि को मानते हैं, तो वर्ज गुणनखंड विधि को अधिक विधि मानते हैं। लिख लेंगे यहाँ पर कि वर्ज गुणनखंड विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, ठीक है। आप बताइए दिक्कत, आप सवाल समझ आ गया, तो हम लोग का तीसरा सवाल पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है, जिसको दो तरीका से बनाना था, दो समीकरण दिया था, एक ही समीकरण, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणनखंड विधि से भी इसको निकाल लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग का तीसरा हो गया है, अब हम लोग इसका चौथा सवाल चलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, चौथा का पहला सवाल है, चौथा का पहला सवाल है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का तीसरा का तो पहला, तीसरा तो पूरा पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग चौथा का पहला सवाल चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग किताब से समझ लीजिएगा, ठीक है। चौथा का पहला है कि एक छात्रावास का मासिक व्यय का भाग एक नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी को बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग का है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए एक छात्रावास है, मान लीजिए एक हॉस्टल है और वहां पर मासिक व्यय भाग मतलब मासिक जो खर्चा है ना उसका नियत कर दिया गया, शेष इस पर निर्भर करता है छात्र कितने दिन भोजन लिया। अब मान लीजिए कि और जो जिसे मान लीजिए कोई बच्चा है कि एक्स्ट्रा भोजन करना चाहते हैं तो और करना चाहते हो तो उस पर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, आप पता है कि आप भोजन करता है मतलब 20 दिन भोजन करता है एक्स्ट्रा, ठीक है, 20 दिन भोजन करता है अतिरिक्त करता है, तो मान लीजिए अतिरिक्त भोजन किया, ठीक है, तो उसको पड़ गया कितना 11 मतलब 1000 रुपया, कितना पड़ गया 1000 रुपया उसको देना पड़ा। तो नियत जो होगा उसमें तो फिक्स रहेगा ना, नियत तो इसमें जोड़ के पूरा मिला के 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि नियत किराया लिखे, नियत व्यय लिखिए, माना कि छोड़िए उतना क्या लिखेगा, माना कि नियत व्यय, नियत खर्च बराबर x रुपया, क्या मान लीजिए x रुपया, नियत व्यय कितना मान लीजिए x रुपया, तथा अतिरिक्त व्यय y रुपया। माना कि ये छात्र द्वारा या माना कि नियत व्यय कितना x रुपया हो गया और अतिरिक्त व्यय कितना हो गया y रुपया हो गया। अब हमको बोला शेष पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को 20 दिन भोजन के लिए करना पड़ता है, प्रश्न के पहला भाग, प्रश्न के पहला भाग क्या बोल रहा है, जो देखिए कि जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपया छात्र देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि ये जो छात्र है ना
उसको भोजन करता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है, एक्स्ट्रा भोजन करता है तो 1,000 रुपया देना पड़ता है। मतलब नियत किराया तो फिक्स है, तो मतलब एक्स रहेगा, और 20 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है तो 20 वाई हो जाएगा, और बुरा मिला कितना होगा, 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जिस विधि से हल करना है वो कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और चाहे विलोपन से कीजिए, और चाहे वर्ष में। तो समीकरण 1 मान लीजिए। अब प्रश्न के दूसरा भाग, यहाँ पर सवाल ने बोल दिया कि आपको जिस विधि से मन हो उस विधि से हल कर, किसी भी विधि से हल करना है आपको। तब प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न का दूसरा भाग क्या बोला, जो देखिए कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 में करता है, अगर बी मतलब एक्स मान लीजिए बी के द्वारा क्या 26 में करता है, तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। कितना, 1180 रुपया। ये समीकरण दूसरा हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए आप लोग, आप विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। विलोपन विधि बहुत आसान था। समीकरण 1 में समीकरण 2 क्योंकि एक्स बराबर होता है, विलोपन विधि क्या होता है कि दोनों ए को कम से कम बराबर होना चाहिए, चाहे एक्स चाहे वाई। तो एक्स दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाएं, समीकरण 1 में समीकरण 2। अब समीकरण 1 क्या है, जो देखिए समीकरण 1 क्या है कि x प्लस में 20y और बराबर में कितना है 1000, ठीक है। और x प्लस में 26y और बराबर कितना हो जाएगा 1180, और यहाँ पर क्या कर लीजिए माइनस, और यहाँ पर कर लीजिए माइनस। ये x से प्लस माइनस कट गया, 20y में 26 तो माइनस में 6y, और यहाँ से घटाएंगे, मान लीजिए प्लस माइनस करेंगे तो प्लस में 1180 में से क्या घटाइए तो माइनस में कितना आ जाएगा 180, माइनस माइनस काट दीजिए, तो y का मान निकालेगा 180 आप बट्टा में 6, तो हम लोग का 30 निकल जाएगा। तो y का मान कितना निकल जाएगा 30, यहाँ देख लीजिए, तो y का मान कितना निकल गया 30, y का मान कितना निकल गया 30। अब y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखना है, मान लीजिए इसमें रखते हैं, तो x प्लस में 20 गुने 30 यहाँ पर कर लीजिए, आप बराबर कितना है 1000, तो x प्लस में 20 गुने 30 का मतलब कितना होगा 600, आप बराबर कितना हो जाएगा 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1000 और माइनस में 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400, x बराबर कितना आ जाएगा 400, x का मान कितना आ जाएगा 400। तो अतः हम लिख लेते हैं, अतः नियत व्यय मतलब x बराबर 400 रुपया, ठीक है, तथा अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय कितना है 30 रुपया, कितना है y का मान कितना है 30 ना, तो कितना आ गया 30 रुपया, ठीक है। अतिरिक्त व्यय कितना आ गया 30 रुपया। तो ये सवाल हम लोग का चौथा का पहला सवाल था, जो दो विद्यार्थी थे कक्षा मतलब एक विशेष विद्यार्थी मतलब ए नाम का कोई विद्यार्थी था, जो मतलब नियत में जो हॉस्टल में रह रहा है जिसके नियत में एक्स मान ली है, और जो एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम लोग वाई मान लिए। तो प्रश्न का पहला भाग बोल रहा था कि जो नियत में और प्लस में और जो हम लोग का अतिरिक्त 20 दिन लग रहा है उस दोनों को मिला के 1000 उसको अदा करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा भाग में बोल रहा था कि बी नाम में कोई विद्यार्थी था जिसको नियत में तो लगवे करेगा, उसमें 26 दिन कर रहा था तो उसको 1180 रुपया अदा करना पड़ता था। तो हम क्या करें विलोपन विधि से हल कर लिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिए कि x यहाँ पर दोनों सेम तो एक्स कट जाएगा, तो 20 में 26 माइनस 6 आ गया, और 1000 में से 180 माइनस में 180 काट दिया, तो y का मान निकल गया 30 और y का मान समीकरण हम लोग 1 में रख दिए, तो x का मान निकल गया 400। तो नियत में कितना आ गया 400 रुपया, और अतिरिक्त में जो आ गया हम लोग का 30 रुपया। बताइए ये क्वेश्चन आ गया आप लोग को। चलिए यहाँ तक चौथा का पहला सवाल हो गया। अब हम चलेंगे चौथा का, आप चलेंगे दूसरा सवाल, क्या चलेंगे चौथा का दूसरा सवाल चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना आसान से। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो अब हम चलेंगे चौथा का दूसरा सवाल। चौथा का दूसरा सवाल क्या है, जो
देखिए क्वेश्चन थोड़ा कि आप प्लीज कृपा करते हैं आप लोग को कि मतलब रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग को, प्लीज कहते हैं आप लोग को कि मतलब आप लोग क्वेश्चन का थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब भिन्न 1/3 हो जाती हो, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता हो। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम लोग ऐसा क्वेश्चन। और वह 1/4 हो जाती है जब वो हर में 8 जोड़ दिया तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, अब भिन्न के निकालने के लिए क्या होता है, अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। माना कि अंश बराबर x, अंश बराबर x मान लेते हैं, अंश बराबर x तथा हर बराबर y। माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना लिए, y ले लिए, ठीक है। अब इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा y, मतलब अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर का मतलब x बट्टा y। अंश की जगह पर x दे दिया, हर की जगह पर y दे दिया, ठीक है। आप प्रश्न का पहला भाग क्या बोल रहा है जो देख लीजिए। प्रश्न के पहले भाग से, प्रश्न के पहले भाग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए। जब भिन्न 1/3 हो जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, मतलब मान लीजिए x है बट्टा में y, भिन्न है ये। अब इसमें से अंश में से 1 घटाना आपको, अंश में से 1 मतलब अंश क्या है x, इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो आपका भिन्न कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते रहिए, 3 से गुना कीजिएगा 3x, और माइनस 3 से गुना 1 में 3 1 3, और y से गुना करेंगे तो y, ठीक है। यहाँ पर देखते रहिए 3x और y को दे ले आइए तो माइनस में y और 3 को उधर जान दीजिए तो बराबर में कितना आ जाएगा, 3। ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हम लोग का 1 हो गया। चलिए आप प्रश्न के दूसरा क्या बोला वो देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरा भाग, प्रश्न का दूसरा भाग क्या बोल रहा है कि जब वो 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़े। 1/4 कब होगी, तो जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में, इसका मतलब x बट्टा में y, और इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। अब हम लोग गुणा का गुणा करते हैं तो 4x बराबर y प्लस में 8, 4 से गुणा करेंगे x में 4x, और 1 से गुणा करेंगे y प्लस में 8 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देते रहिए आप लोग, 4x ये प्लस में y है तो माइनस में y, अब बराबर में कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर विलोपन विधि से बनाए इसको, विलोपन विधि से बना, लिख दे क्या कि विलोपन विधि से अगर हल करें इसको, अगर हम लोग विलोपन विधि से हल करें, ठीक है, विलोपन विधि से, तो क्या होता है विलोपन विधि में कि देखना पड़ता है कि एक सेम करना पड़ता है। ये माइनस में है, माइनस 1। अगर मान लीजिए समीकरण 1 में समीकरण ये माइनस होगा प्लस में जाएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो माइनस वाला जो होता है वो प्लस में आ जाता है, इसका मतलब y कट जाएगा, ठीक है, आसान से कट रहा है। तो हम लोग को विलोपन विधि यहाँ पर आसान रहेगा, यहाँ पर क्या विधि आसान रहेगा, तो विलोपन विधि आसान रहेगा। विलोपन विधि से हम लोग चल लेते हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाना है। समीकरण 1 क्या हम लोग का है, तो समीकरण 1 है कि 3x माइनस में y और बराबर में 3 कर लीजिए, और समीकरण दूसरा है कितना है, 4x माइनस में y आप बराबर 8। तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, इसका मतलब 3x में 4x घटाएगा था माइनस में x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस कट गया, और 3 में से 8 गया तो माइनस से 5 बच जाएगा, और माइनस कट गया तो x का मतलब कितना आ जाएगा, हम लोग का 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। अब x का मान जो 5 निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में और चाहे 2 में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रख लीजिए x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सर कि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने, और x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर देख लीजिए 3x, 3 गुणे x है तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, और माइनस में y आ जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 पचे 15 माइनस में y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 12, तो y का मान आ जाएगा कितना, सॉरी 15, ठीक है।
तो 3 पचे 15 और माइनस में y और बराबर में 3, तो माइनस में y इधर आने दीजिए, 3 प्लस में 15 तो उधर गया तो माइनस में 15, तो माइनस में y बराबर माइनस में 12, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया कितना हम लोग का, तो 12 आ गया। कितना आ गया, y का मान हम लोग कितना आ गया, तो 12 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं तो हम लोग का अंश का मान और हर का मान निकल भिन्न भी निकल सकता है इससे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब हम लोग अतः अंश बराबर x बराबर कितना, x का मान कितना आया है, तो x का मान कितना आया, 5 आया है, ठीक है। तथा हर का मान कितना आया है, तो हर बराबर y, तो y का मान कितना आया है, तो 12 आया है, ठीक है, 12 आया है, ठीक है। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x बटा y, इसका मतलब हो जाएगा कि x का मान 5 और बट्टा में 12, तो भिन्न बराबर हम लोग का आंसर आ गया कितना, तो 5 बटा 12, ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 बटा 12 इसका आंसर हो गया, समझ आ गया आप लोग को। चलिए, तो हम लोग का चौथा का दूसरा सवाल भी हो चुका है और हम लोग कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन तरीका समझा दिए आप लोग को, और आप लोग आसानी से इसको बना भी सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है ना सवाल को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और चौथा का दूसरा सवाल हो गया, अब हम चलेंगे चौथा का, अब चलेंगे तीसरा सवाल, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, चौथा का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है वो देखते हैं एक बार। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की गई, यदि वो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अंक पर 2 अंक करते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब मान लीजिए कि यश नाम के कोई आदमी है जो टेस्ट दिया और 40 अंक अर्जित किया, अगर सही उत्तर के लिए 3 अंक मिला उसको, मान लीजिए सही उत्तर दिया, ठीक है, तो उसको 3 अंक मिल गया, और अशुद्ध के लिए मतलब गलत हो गया तो अशुद्ध उत्तर के लिए उसको 1 अंक कटो देगा, 1 अंक काट लिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से और दूसरा भाग बोल रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिले तो उसको यश को 50 अंक मिला। तो बताया कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब कुल कितना प्रश्न था वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए इसको पहले हम लोग बनाते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए नोट हो गया, चलिए आप आगे चलते हैं। समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है आप लोग को वीडियो, तो आप लोग क्या कीजिए सर, लाइक कीजिए, ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना बच्चे को भेजिए, ठीक है। आप लोग और अच्छा हम समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3.5 का 3.5 का हम लोग चल रहे हैं, 3 कितना चल रहा है, तो 3.5 चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग 3.5 का तीसरा सवाल चल रहा है और चौथा का तीसरा सवाल है, तो 3.5 निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले, तो मान लीजिए, माना कि, ठीक है, सही उत्तर बराबर x, ठीक है, तथा और गलत उत्तर बराबर y। अगर सही उत्तर दिया तो उसको x अंक मिल जाएगा, x अंक, ठीक है, x अंक मान लिए, और गलत उत्तर दिया उसको y अंक मिल जाएगा, ठीक है। आप बताइए समझ आ गया। और देखिए प्रश्न का पहला वाक्य क्या बोल रहा है, जो देखिए, प्रश्न के पहले भाग क्या बोल रहा है, जो देखिए क्या बोल रहा है कि यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, उसे प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिले। हम लोग सही उत्तर के लिए क्या माने, 3 माने x माने हैं, और वो कितना बोला 3, तो 3 गुणे x मान लीजिए, तो 3 गुणे x माने 3x लिख लेते हैं, क्या उतना क्या लिखे, 3x मान लीजिए, 3x सही उत्तर के लिए 3x हो गया, 3x, और अशुद्ध के लिए y। आप मान लीजिए, अब एक बात यहाँ समझने का बात है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप अगर सही उत्तर दीजिएगा तो आपका में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 नंबर है, तो आप सही उत्तर दीजिएगा तो उसमें कितना जुड़ जाएगा ना। आप सही उत्तर मान लीजिए 3, एक के सवाल से 3 अंक मिल रहा है, तो 20 और 3 23 नंबर आ जाएगा। लेकिन तब ये गलत उत्तर दिया, गलत उत्तर के लिए मान लीजिए 1 अंक काट रहा है, तो इसका मतलब 20 नंबर आ रहा है आपको, और एक गलत आंसर दिया है, आपको कितना आएगा, 19 नंबर आएगा, क्योंकि एक माइनस करना पड़ता है,
माइनस करना पड़ता है, अगर सही उत्तर के लिए प्लस करना पड़ता है और माइनस, और गलत उत्तर के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि अशुद्ध उत्तर मतलब गलत उत्तर के लिए एक अंक कटौती किया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 गुने y करना पड़ेगा और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो भी सही उत्तर दिए और उसमें से गलत उत्तर को हम लोग माइनस करेंगे तो पूरा कुल अंक निकलेगा, और आप लोग 1 गुने y, तो मतलब y आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 40 अंक ला रहा है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। आप प्रश्न के दूसरा भाग क्या बोल रहा है जो देख लीजिए, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग, और प्रश्न का दूसरा क्या बोला वो देखते हैं हम लोग। आप प्रश्न का दूसरा भाग बोल रहा है कि सर यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर के लिए मतलब x माने हैं तो 4x हो जाएगा। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर के 2 अंक, तो माइनस करके 2 गुने y, अशुद्ध मतलब माइनस, ये दोनों करके 4 उत्तर सही दिए और 2 उत्तर गलत दे दिए, तो कितना अंक आ गया और यस को, तो हम लोग का 50 अंक ला गया। अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक मिले तो हम लोग x 4 गुने x 4x हो गया, और गलत उत्तर दे दिए तो गलत उत्तर के लिए हम लोग का 2 अंक, 2 गलत उत्तर दिया तो y माने हैं गलत उत्तर बराबर, तो 2 गुने y हो गया, तो हम लोग कितना हो चुका है। ठीक है, अंक लिखिए मत, इसको अंक छोड़ दीजिए, x लिखिए सही उत्तर के लिए, मतलब मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 2x और माइनस में y, अब बराबर में कितना आ जाएगा 50, काटिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, तो 2x और माइनस में y, अब बराबर में कितना आ गया, तो 25 आ गया। ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया, कितना हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि y बराबर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि देख लीजिए कि अगर इसमें अगर हल करें, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और वर्गीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सबसे आसान विधि विलोपन विधि है, इसलिए हमको सबसे परफेक्ट लगता है विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, देखिए y इसमें बराबर, इसमें y बराबर है, तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग इसको अब विलोपन विधि से हल करेंगे, जिससे आसानी से इसको बना सकते हैं। तो विलोपन विधि लिख लेते हैं कि विलोपन विधि से, ठीक है, आप विलोपन विधि से, ठीक है, इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। आप विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहला समीकरण में से समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए और y कट जाएगा। ठीक है, y तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए, और यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 3x माइनस में y और बराबर में 40, और यहाँ पर देखेंगे कि 2x और माइनस में y और बराबर में कितना आ रहा है 25। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस कट गया और 3x में 2x एक x बचेगा, और 40 में से 25 गया तो मतलब 15 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ x का मान कितना आ गया हम लोग का, 15 आ चुका है। कितना आ गया, x का मान कितना आ गया सर, तो 15 आ गया सर। तो इसका मतलब x का मान निकल गया, और x का मान हम लोग समीकरण 1 में चाहे 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे सर कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं 3 गुना x यहाँ पर कितना देंगे 15 और माइनस में y और बराबर कितना आ जाएगा 40, 15 या 45 माइनस में y और बराबर में 40, तो माइनस में y बराबर कितना 40 और ये प्लस में तो क्या, तो माइनस में 45, तो माइनस में y बराबर 40 में 45 माइनस से 5 आएगा, माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, y का मान कितना आ चुका है, तो 5 आ गया है। अतः सही उत्तर, वो सही उत्तर कितना दिया, तो सही उत्तर कितना दिया, मतलब x कितना दिया, तो मतलब 15 दिया, सही उत्तर कितना दिया 15, और गलत उत्तर कितना दिया वो, तो गलत उत्तर कितना दिया वो, तो गलत उत्तर दिया मतलब y, तो y का मान कितना आ गया 5। अगर सही उत्तर x बराबर 15 दे दिया, गलत उत्तर दे दिया, तो बताइए कुल प्रश्न कितना होगा। आप मान लीजिए कुल प्रश्न, आप मान लीजिए पूरा प्रश्न कितना होगा, आप सही उत्तर 15 दिए और गलत उत्तर 5 दिए है, ठीक है। अब यहाँ पर नहीं बोलेंगे सर स्किप भी कर रहे हैं, हम छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, नहीं, यहाँ पर सब हल कर रहा है बच्चा और बोल रहा है कि सही उत्तर 15 दिया, गलत उत्तर 5 दिया, तो इसका मतलब कुल प्रश्न की संख्या कितना निकल जाएगा, और लास्ट में लिख लेंगे कुल प्रश्न की संख्या, प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा,
तो इसका मतलब हो जाएगा कि x प्लस वाई, तो गलत तो सही उत्तर के लिए गलत उत्तर को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 प्लस में 5, इसका मतलब 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो 20 आ जाएगा। ठीक है, बताइए, क्लियर? क्लियर, चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है क्लियर, बताइए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का ये चौथा का तीसरा सवाल था, जो भी आप लोग को बेहतरीन तरीका से समझा दिया गया और बना दिया गया है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग चलेंगे इसका चौथा सवाल चलेंगे, और क्या बोला उसको भी आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो हम लोग का यहाँ तक हो चुका है, तो चौथा का तीसरा सवाल हम लोग कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे आप चौथा का चौथा सवाल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो देख लीजिए कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर पर? 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। तो यदि ये कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चालक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए, यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन का सहारा आप लोग क्या कीजिएगा, किताब से ले लीजिएगा। ठीक है, किताब से क्वेश्चन का सहारा लीजिएगा। ठीक है आप लोग, चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो देखिए कि एक राजमार्ग पर दो स्थान, ये हम लोग का चौथा सवाल है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, एक कार ए से दूसरे कार बी चलना प्रारंभ करते, दोनों कार की चाल मान लीजिए, मान लेते हैं, माना कि एक कार की चाल मान लीजिए कि एक कार की चाल कितना है, तो माना कि एक कार की चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा B कार की चाल कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए, अब यहां देखिए प्रश्न का पहला बात क्या बोल रहा है। देखिए कि एक राज्य और दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर चलता है। दूरी पर है एक कार तथा बी से दूसरी कार भी बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो देखिए क्या करना पड़े। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, माना कि एक कार की चाल जो x किलोमीटर है, बी कार की चाल है y किलोमीटर, ये दोनों अपना अपना स्पीड से, जो भी स्पीड चल रहा है इसका, ठीक है, जो भी स्पीड से कितना किलो पूरा कितना चलना है, 100 किलोमीटर। मतलब मान लीजिए कि x और प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, 100। दोनों x मतलब माना कि मान लीजिए कि माने ए कार की चाल 20 किलोमीटर है और बी कार का 30 किलोमीटर, दोनों मिला के 100 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण एक ये हो जाएगा, 100 किलोमीटर पूरा मिला के चलना हम लोग को। प्रश्न के दूसरा वाक्य क्या बोल रहा है, प्रश्न का दूसरा देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग से आप प्रश्न का दूसरा भाग क्या बोला उसको दिखा देते हैं आप लोग को। क्या बोल रहा है कि ये कार्य भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। आप मान लीजिए, देखिए क्या करना पड़ता है यहाँ पर, एक चीज आप लोग का नया चीज सीखने का मिलेगा। मान लीजिए कोई कार है, यहाँ से एक दिशा, ये दिशा है और एक ये दिशा है, ये दोनों एक दूसरे का अगर विपरीत दिशा में जाता होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड को मतलब चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
लेकिन दोनों एक ही दिशा में चलना, एक ही दिशा में चलेगा, एक ही दिशा में। ये मान लीजिए कार एक चल रहा है और फिर भी कार इधर चल रहा है, दोनों चलेंगे तो स्पीड को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस। अब दोनों के बोल रहा है कि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती है, तो इसका मतलब माइनस करेंगे और 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटा के बाद पश्चात मिलेगी, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप लोग चाल बराबर दूरी बटा समय समझे, हम लोग फॉर्मूला समझे ना कि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो चाल हम लोग कितना है, तो x एक माने एक कार की चाल है और b कार की चाल कितना है, y है, और बराबर दूरी पूरा कितना है, 100 किलोमीटर। कितना है, 100 किलोमीटर। एक बात और दें, क्या बोला, 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे के पश्चात। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या करना है आप लोग को, 5 घंटे पश्चात मतलब यहाँ पर हम लोग को चाल को दोनों एक ही दिशा में चलता है, माइनस करना पड़ेगा। 5 घंटे के मतलब कि 100 किलोमीटर चलना है और समय कितना है, 5, तो इसमें काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो हम लोग का 20 आ जाएगा। ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया। कितना हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। ये हम लोग का समीकरण कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि x x दोनों सेम आ रहा है, तो हम लोग फिर से इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या चीज से, विलोपन विधि से। देखिए पहला जो समीकरण निकाले कि दोनों को कार की चाल, जो भी कार चाल होगा, एक कार की चाल और बी का, दोनों को मिलाकर 100 किलोमीटर चलना है तो 100 किलोमीटर होगा। दूसरे पर समीकरण बोल रहा था कि 5 घंटे के पश्चात, मतलब मान लीजिए कार की चाल एक ही दिशा में, एक दिशा मतलब दोनों स्पीड को माइनस करेंगे और पूरा दूरी कितना है, तो 100 और समय कितना है, 5 घंटा, तो कार दी तो 20 आ गया। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि एक्स एक्स यहाँ पर दोनों पर सेम आ रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 या 2 कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 कितना है, तो हम लोग कितना है, x प्लस में y और बराबर में कितना दिया है, 100 दिया है। और समीकरण दूसरा कितना है, तो x माइनस में y और बराबर कितना है, 20। ठीक है, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, y का कट तो 2y, और 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80 आ जाएगा। तो y का मान आ गया 80 और बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना, 40। तो y का मान आ चुका हम लोग का कितना, 40। y का मान कितना आ चुका है, 40। अब y का मान निकल गया, आप समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए। अगर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखते रहिएगा, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x यहाँ पर कितना है, x यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा हम लोग, और y का मान कितना है, 40 है, तो x y के 40 कर दिए और बराबर 100 कर लीजिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 प्लस में तो माइनस में 40, तो x का मान कितना आ जाएगा, 60। x का मान कितना आ जाएगा, 60। अतः आप लिख लेते, अतः एक कार की चाल मतलब x बराबर कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी कार की चाल के मतलब y बराबर, तो y का मान कितना है हम लोग का, 40। यहाँ पर मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम लोग का आंसर हो गया। अतः एक कार की चाल हो गया 60 किलोमीटर और बी कार की चाल कितना हो गया, 40 किलोमीटर, हम लोग का ये आंसर हो गया। तो आप लोग का चौथा सवाल भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग का एक सवाल बचा है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला सवाल। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट आप लोग इसको। तो अब हम लोग चलेंगे इसका आगे वाला सवाल से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया नोट। आप एक सवाल देख लीजिए, और क्या सवाल है, 5वां सवाल है और हम लोग का ये चैप्टर का अंतिम सवाल है। क्या सवाल बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अगर एक आयत का 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 अंक बढ़ा दिया जाता है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना होगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले आप इसको नोट कीजिए, अब उसके बाद हम लोग इस सवाल पर भी चल जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए आप। ये हो गया, चलिए तो हम लोग का ये 3 और 5 का, अब हम लोग को चौथा का जो 5वां सवाल है उसको अपनाएंगे हम लोग। ठीक है,
और आराम आराम से बनाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। तो प्रश्न वाली 3 और 5 पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसका लास्ट सवाल करेंगे हम लोग। तो चौथा का अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे, चौथा का 5वां सवाल बोलेंगे। मान लीजिए एक आयत है, देखिए एक आयत है, ठीक है, ये हम लोग का आयत है मान लीजिए, ठीक है, आयत है हम लोग का। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर। आमने सामने का मतलब ये भुजा से ये भुजा बराबर, ये भुजा से ये भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। हम मान लीजिए तो आयत में 2 चीज होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई को मान लेते हैं x यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, अगर हिंदी में लिखना पड़ेगा तो आप लोग इकाई लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग ये हिंदी में लिख ले, चलिए सर हिंदी में लिख लीजिए x इकाई, ठीक है। तथा आयत की चौड़ाई y इकाई, ठीक है। आयत की चौड़ाई क्या मान लिया? y इकाई मान लिया, ठीक है। यहाँ तो हो चुका है। अब हम लोग सवाल को पढ़ेंगे और सवाल के अनुसार से चलेंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसका मतलब x गुने y हो जाएगा, x y हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x और y हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x और y, ठीक है। तो आयत की लंबाई x इकाई मान लिया, आयत की चौड़ाई को हम लोग y है, और तो आयत की क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मतलब x गुने y, तो x y इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं प्रश्न के पहला भाग, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सवाल समझाइएगा, टेंशन मत कीजिए, कल ध्यान से देखिए, ऐसा कोई सवाल नहीं कि नहीं समझ पाइएगा आप लोग। प्रश्न के पहला भाग क्या बोल रहा है वो देखिए, क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती हो। अगर माने लंबाई में 5 इकाई कम, लंबाई क्या माने x, अगर इसमें हम लोग 5 इकाई कम कर दे, कम का मतलब माइनस, और चौड़ाई में 3 इकाई, और चौड़ाई मतलब y, और क्षेत्रफल मतलब लंबाई हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मतलब गुना, यहाँ पर लंबाई और गुने चौड़ाई, तो भाई चौड़ाई का मतलब कितना है? y, और इसमें क्या बोला? 3 इकाई बढ़ा दे, तो इस क्षेत्रफल में क्या होता है? क्षेत्रफल हम लोग क्या है? xy है, और xy कितना होता है? 9 इकाई क्या होता है? कम जाता है, मतलब माइनस कर देंगे हम लोग। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न का दूसरा भाग निकालेंगे, पहले इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे हम लोग बताए होंगे कि कभी भी a प्लस में b होता है और a प्लस में b होता है, तो दोनों सेम होता है ना, a प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन क्या करते हैं कि a को अगर दोनों अलग अलग हो जाता है तो a को मान लेते हैं और a प्लस b को पकड़ लेते हैं, मतलब a को इसमें से पकड़ लिया और a को इसमें से पकड़ लिया, और फिर a प्लस b को पकड़ लेते हैं, फिर प्लस b को पकड़ेंगे तो पूरा के पकड़ेंगे, प्लस में b को पकड़ेंगे तो a प्लस में b पकड़ लेंगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ठीक है, वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग x का पकड़ेंगे तो पूरा पकड़ेंगे, x लेंगे तो इसमें का पूरा, y और प्लस में 3 लेंगे, ध्यान से देखते रहिए, और माइनस से 5 लेंगे तो इसका मतलब y और प्लस में 3 ये पूरा ले लेंगे, और इसमें से x y जो हम लोग का दिया है और माइनस में 9 हो गया, ये हम लोग का हो चुका है। और यहाँ पर क्या करेंगे? अब गुना करेंगे हम लोग x गुने y, तो मतलब x y, x से गुना करेंगे 3 में तो 3 गुने x 3x, फिर y से गुना करेंगे तो माइनस से 5y, फिर 5 से गुना करेंगे 3 में तो माइनस प्लस माइनस होगा, -15 बराबर कितना हो जाएगा? xy और माइनस में 9, xy और माइनस में 9। आप ये सब को इधर ले आइए, आप देखते रहिएगा, xy प्लस में 3x और माइनस में 5y और माइनस में 15, और ये प्लस में था xy, और ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में xy, और ये प्लस माइनस में है तो प्लस में 9 और बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। और ये प्लस है ये माइनस है, xy से xy कट गया ना। आप यहाँ देखिए 3x माइनस में 5y माइनस 15,
3x के 3x माइनस 5y और माइनस में 15 और प्लस में 9, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 में से 9 घटाइए तो माइनस में 6, माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं हाँ थोड़ा सा, अब यहाँ देखते हैं बराबर 0, ठीक है बराबर 0। अब क्या करते 6 को उस पर जाएंगे तो 3x और माइनस में 5y अब बराबर में 6, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ठीक है। आप देखिए, आप प्रश्न का दूसरा वाक्य क्या बोल रहा है, ठीक है। अब किसी प्रकार से इसको तो हल करना पड़ेगा, हम लोग वर्गीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं आप प्रश्न का दूसरा क्या बोला उसको देख लेते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से प्रश्न का दूसरा वाक्य क्या बोला है, जो देखिए कि लंबाई में 3 इकाई, लंबाई क्या है हम लोग का x, अगर इसमें 3 इकाई, अगर लंबाई में हम लोग x प्लस में 3 इसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो क्या होता है लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, और चौड़ाई में 2 इकाई y प्लस में 2 इसमें बढ़ा दिया जाता है तो गुना करके, और यहाँ पर x और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल x प्लस वाई 67 बढ़ जाता है, ठीक है। बोल रहा है मतलब दूसरा में प्रश्न का दूसरा क्या बोल रहा था कि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया, इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, तो 67 बढ़ जाता है। चलो ठीक है, फिर इस प्रकार से हल करेंगे, इसके भी कुछ नहीं तो गुना होगा, तो x को पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर y प्लस 2 पकड़ेंगे और यहाँ पर प्लस 3 लेंगे तो प्लस में 3 ले लिए, समझ आ रहा है ना, इसको लिए पूरा पकड़ लिए, फिर प्लस में 3 लिए, ये पूरा y और प्लस में 2 ले लेंगे और x और एक्स वाई और प्लस में 67, बताइए समझ आ रहा है सब आदमी को, समझ आ रहा है। अब यहाँ क्या करते हैं कि x गुने y तो एक्स वाई, एक्स से गुना करेंगे 2 में तो 2x, ठीक है, प्लस और 3 से गुना करेंगे 3y, फिर 3 से गुना करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 और बराबर एक्स वाई और प्लस में कितना हो जाएगा 67, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे हम लोग, तो एक्स वाई और प्लस में 2x और प्लस में 3y और प्लस में 6 माइनस में एक्स वाई, ठीक है, माइनस में एक्स वाई और प्लस में 67 है तो माइनस में 67 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो काट दीजिए इसको, फिर यहाँ पर 2x और प्लस में 3y और प्लस में 6 तो उधर गया प्लस और माइनस, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 67, यहाँ देख लीजिए प्लस में 67 मतलब घटाएंगे प्लस माइनस क्या कर, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 67 में से 6 घटाएंगे तो हम लोग का बच जाएगा माइनस में 61 बराबर 0, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। अब यहाँ पर देखते हैं 2x और प्लस में 3y अब बराबर में 61, ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया, ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा निकालिए, पहले इस तक यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग पहले यहाँ तक, समीकरण 1 ये हम लोग का है, समीकरण 2 ये हम लोग का है, ठीक है। चलो नोट कीजिए, यहाँ तक हो चुका है हम लोग का, चलिए तो हम लोग का यहाँ तक हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 हो गया है और समीकरण 2 हो गया है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से अब हम लोग निकालते हैं x और y का मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए, अगर इसको हल करना है किस प्रकार से हल करेंगे, तो हम लोग विलोपन विधि से कर लेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि x को बराबर करना, इसमें तो बराबर नहीं है कुछ, तो यहाँ पर क्या 3x है और यहाँ पर 2x है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का लघुत्तम निकालें तो 6 आएगा, इसका मतलब इसको 2 से और यहाँ पर करना पड़ेगा 3, ये दोनों सेम आ जाएगा, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वर्गीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो विलोपन विधि से हल करेंगे, आपको जो इच्छा है उस विधि से हल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको जिस विधि से अच्छा लगता होगा हल कर सकते हैं। अगर बोलिएगा सर विलोपन विधि से नहीं, अब वर्गीकरण विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर ले, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग विलोपन में जाइए और चाहे वर्गीकरण में जाइए, ठीक है। अगर वर्गीकरण विधि से बोलिएगा तो हम हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए वर्गीकरण विधि से ही हल कर देते हैं। मान लीजिए कि पहला समीकरण 3x है और माइनस से 5y अब बराबर में 6 आ गया, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर 3x और माइनस से 5y अब माइनस में 6 बराबर 0, x के पीछे 1 है 3 है तो मतलब a1 का मान 3 है, b1 का मान कितना है तो माइनस में कितना है 5 है, c1 का मान कितना माइनस में 6 हो गया। यहाँ तक समीकरण दूसरा क्या है कि 2x और प्लस में 3y, यहाँ देखिए ना यहाँ से लिख रहे हैं 3x - y और कितना होगा 61 हो गया, तो यहाँ पर 2x प्लस में 3y और माइनस में 61 बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ पर a2 का मान कितना 2 और b2 का मान कितना 3 और c2 का मान कितना
माइनस में 61। यहाँ तो हो गया। आप लोग एक्स का निकालेंगे तो क्या बताए थे कि B1 C2 माइनस में B2 C1 और बट्टा में A1 इंटू B2 और माइनस में A2 और B1। ये हो गया हम लोग का। B1 का मान देखिए, B1 का मान कितना, माइनस में 5 गुना, और C2 का मान कितना, C2 का मान माइनस में 61 है, माइनस, अब B2 का मान कितना है, तो B2 का मान कितना 3 है, गुना, और C1 का मान कितना है, तो C1 का मान कितना हम लोग का माइनस में 6, बट्टा A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 3 है, गुना, B2 का मान कितना है, तो 3 है, ठीक है, माइनस A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 2 है, गुना, B1 का मान कितना है, तो B1 का माइनस में 5 है। यहाँ तो हो चुका है। आप हम लोग थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो विधि से अच्छा लगे वही विधि से बना रहे हैं हम लोग, तो वर्ड स्टूडेंट विधि चल दी है, ठीक है। वर्ड स्टूडेंट तो 61 गुने 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 61 गुने 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का हो जाएगा, देख लीजिए 61 गुने 5 है तो मतलब 6 5 30 और 5 135 आ जाएगा, प्लस में 135, ठीक है, और माइनस 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 कट गया, माइनस माइनस कट गया, और 6 का 18, तो प्लस में कितना, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, तो प्लस में 18, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 3 3 9, ठीक है, माइनस, और ये कितना है 5 है ना, यहाँ पर B1 था, B1 का मान कितना था, तो 5 था, ये 5 है आप लोग का, ठीक है, माइनस 5 था लिखा, तो 5 9 10, यहाँ प्लस में कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ पर से 135 और 18 कितना, 8 5 13 के 3 हाथ में कितना हो जाएगा 1, 3 1 4 1 5, 5 और 1 आ जाएगा, और 9 10 से 19 आ जाएगा, 10 और 9 19, तो 19 अट्ठे 19 अट्ठे कितना होता है, 19 नमा 171, 19 अट्ठे 152, 8 5 13, कहीं गलती की है क्या। देखिए B1 का मान कितना है, तो B1 का यही इसमें दिक्कत हुआ, B1 का मान कितना है हम लोग का, तो B1 का तो मान था हम लोग का -5, ठीक है, और C2 का मान कितना था, C2 का मान कितना माइनस में 61 माइनस 61 कर लिए, B2 का मान कितना, B2 का मान कितना 3 है, 3 गुना, C1 का मान कितना है, तो C1 का मान हम लोग का कितना -6, तो माइनस में 6 कर लिए, ठीक है, तो 61 गुने 5 कर लिए, तो 5 6 5 30, सॉरी यहाँ गुना गलती कर ली ना। देखिए यहाँ पर 61 गुने 5 करेंगे तो 5 आएगा, और 6 5 30 करेंगे 305 आएगा, कितना आएगा 305 आएगा, कितना आएगा 305, यहाँ पर 305 आएगा, ठीक है, गुना गलती कर ली थी, ठीक है, और 3 3 9 15, ठीक है। अब यहाँ पर 305 और यहाँ पर करेंगे हम लोग 18 को जोड़ेंगे, तो 8 और 5 कितना 13 के 3 हाथ में 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना 2, और यहाँ पर हम लोग कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 19, अब 19 से 19 से काटिए, 19 चौक 19 दूना 38, 19 का 19 लगेगा, एक मरतबे कटेगा, और 32 में 19 से 32 में से 19 घटा दीजिए, 12 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा, तो 19 7 133 19 152, तो 19 7, तो x का मान कितना आ गया हम लोग का, तो x का मान कितना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17, x का मान कितना आ गया 17। अब हम लोग चलेंगे y का मान, क्या चलेंगे y का मान, तो y के निकालने के लिए क्या करते हैं कि C1 A2 और माइनस में C2 A1 और बट्टा में A1 इंटू V2 माइनस में A2 B1, ठीक है, फटाफट कर लीजिए। C1 का मान कितना, फटाफट कीजिए, C1 का मान माइनस में 6 और A2 का मान कितना है, तो A2 का मान यहाँ देख रहे 2 है, यहाँ 2 कर लीजिए, और C2 का मान कितना है, तो माइनस में 61 है, तो माइनस में 61 कर लीजिए, और गुना कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं और A1 है ना, A1 का मान कितना है 3 है, यहाँ पर 3 कर लीजिए, और नीचे में तो यही रहेगा, मतलब कितना 3 गुना 3 और माइनस, और 2 गुना माइनस में 5, ठीक है, अब 6 गुना 12 माइनस में 12 और माइनस माइनस प्लस, 61 के 3 से गुना करेंगे तो 3 और 7 18 113 80, और बट्टा में 9 और 5 दूना 10 माइनस में 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 10। अब 183 में से 12 घटाइएगा तो 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर सॉरी 8 में से 1 घट गया तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 10 और 9 19 आ जाएगा, तो 19 नमा 171, तो यहाँ पर y का मान कितना निकल गया, तो y का मान हम लोग का निकल गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, तो y का मान हम लोग का निकल गया कितना, तो 9 निकल गया, कितना निकल गया, y का मान हम लोग का 9 निकल गया, तो हम लोग का x का मान भी निकाल लिया और y का मान भी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान रख देते हैं, जो वायर की लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है वो सब लिख देते हैं, ठीक है, फटाफट, तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, हम लोग x का मान भी निकाल लिए और y का मान भी निकाल लिए, और लास्ट में लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि अतः
आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स, आयत की लंबाई, लंबाई का मतलब वो एक्स, एक्स बराबर कितना आया है, तो एक्स बराबर 17 इकाई, 17 इकाई मान लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 17 इकाई और आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितना आया हम लोग का, चौड़ाई आया है सर y का मान हम लोग का कितना आया 9, तो 9 इकाई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तथा आयत का क्षेत्रफल x और y, x और y था ना, तो x y का मतलब 17 अगुनी 9, इसका मतलब क्या 17 नामा कितना होता है, तो 153 हो जाता है, तो हम लोग का x का आंसर कितना होगा 153, ठीक है। एक्स वाई का मान क्षेत्रफल कितना निकल गया, ये देखिए सबका आंसर आ गया, लंबाई भी निकालिए, चौड़ाई भी निकालिए और इसका क्षेत्रफल भी निकालिए। हम लोग का ये लास्ट सवाल था और जिसका आंसर हम लोग भी इसका कर लिए, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि सवाल समझ आएगा आप लोग को, ठीक है, आप लोग को सवाल समझ आ गया। चलिए, तो हम लोग का यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है और जो भी सवाल था 3 और 5 में आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग सवाल को समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप लोग क्या कीजिए, कृपा करते हैं आप लोग को, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग को कि मतलब थोड़ा सा हमको क्या कीजिएगा कि मेरा चैनल को शेयर कीजिएगा और जितना सारे स्टूडेंट होगा सब जुड़, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए जिससे जुड़ पाए और आप लोग लाइक और कमेंट और क्या कीजिए शेयर भी क्या कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के इतना ही रहने देते हैं और आप लोग को इतना 5 पूरा कंप्लीट कर दिया है और हम लोग चलेंगे तो अगले वीडियो में, अगले हम लोग जब आएंगे आप लोगों के सामने में तो 6 लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, आज के इतना ही रहने, थैंक यू, धन्यवाद।